नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व की जलवायु, और विश्व की जलवायु के अंतर्गत हमने जलवायु को समझा था। पिछले वीडियो में जलवायु का वर्गीकरण देखा था और कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु का कितने उपविभागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, साथ ही साथ विश्व में जो विश्व के प्रदेश हैं उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, प्रदेश के आधार पर जलवायु का किस तरीके से विभाजन किया जा सकता है, इसको हमने समझा। साथ ही साथ इस टॉपिक के अंतर्गत हमने वर्षा के प्रकार और वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ ये भी समझा कि विश्व में वर्षा का वितरण क्या है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या कहलाता है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये आपका इस यूनिट का पहली इकाई का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसको हम समाप्त करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं जलवायु परिवर्तन को। तो दोस्तों, आपने देखा होगा सामान्य सी जिंदगी में, जब आप दिन प्रतिदिन की जिंदगी में देखते हैं कि अभी सही मौसम पर जब वर्षा का मौसम आता है वर्षा नहीं होती है, जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत तेज गर्मी होती है या फिर गर्मी होती ही नहीं है, जब शीत ऋतु आती है तो ठंड या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जलवायु परिवर्तन से। जलवायु की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत दीर्घ समय में जो मौसम की अवस्था होती है, जो मौसम की सारी चीज़ें होती हैं, वो उनका समग्र रूप, उनका औसत रूप क्या कहलाता है? जलवायु कहलाती है। लेकिन जब इन्हीं में वर्षा हो गई, तापमान हो गया, गैसें हो गई, गैसों का मिश्रण पृथ्वी पर समान रूप से होता है, तो इन्हीं वर्षा का, गैसों का, तापमान का जो एक निश्चित रूप होता है या निश्चित मात्रा होती है, जब इसमें परिवर्तन हो जाता है तो मौसम में भी बदलाव होना चालू हो जाते हैं। गर्मियों में या तो बहुत अधिक गर्मी पड़ने लगेगी या गर्मी नहीं पड़ेगी। वर्षात में जब वर्षा होनी चाहिए तब नहीं होगी, और जब वर्षा की आवश्यकता नहीं होगी तब वर्षा बहुत अधिक होगी। ऐसे ही शीत ऋतु में या तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, पाला और कोहरा की स्थिति आ जाएगी, तुषार की स्थिति आ जाएगी, या तो ठंड बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। यही सिचुएशन होती है मौसम परिवर्तन की। चलिए हम पारिभाषिक दृष्टि से जलवायु और मौसम परिवर्तन को समझते हैं। तो वैश्विक स्तर पर क्या होता है? वैश्विक स्तर पर बढ़ने वाले औद्योगिक एवं ग्रीन हाउस गैसों, आपने देखा है कि वैश्विक स्तर पर उद्योग बढ़ रहे हैं। दूसरा, उद्योग के बढ़ने से बहुत सारी जहरीली गैसें वायुमंडल में समाहित हो रही हैं, इससे ग्रीन हाउस गैसें भी बढ़ रही हैं। तो बढ़ते औद्योगिकीकरण और ग्रीन हाउस गैसों के अधिक उत्सर्जन से तथा प्रदूषण आदि से ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जलवायु परिवर्तन या मौसम बदलाव देखे जाते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है जलवायु परिवर्तन या मौसम बदलाव। क्लियर हुआ? इस परिभाषा में हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य कारक कौन से जिम्मेदार हैं। एक तो बढ़ते उद्योग हैं, जो निर्वनीकरण हो रहा है, वन कट रहे हैं। दूसरा, जो कंक्रीट के जंगल नगरीकरण बढ़ रहा है, ये रीज़न है। दूसरा, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो बढ़ रही हैं। इन सभी से हो क्या रहा है, जो पृथ्वी है इसके तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, और इस वृद्धि के कारण जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। इससे बाढ़ की समस्या आ रही है, इससे बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही हैं, और यही जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को कहते हैं हम जलवायु परिवर्तन। एक शब्द और आता है जिसे कहा जाता है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक घर बनाया जाता है, आपने देखा होगा पौधों की वृद्धि के लिए कांच का घर बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो सूर्य से किरणें आती हैं, सूर्य से किरणें जो दीर्घ किरणें होती हैं वो तो इसमें प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन जो पृथ्वी से उत्सर्जित लघु तरंगें होती हैं वह इससे बाहर नहीं निकल पाती है ना। पार्थिव विकिरण जो होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, और उससे जो एक कांच का घर बना रहता है पौधों के लिए, उसमें क्या होती है, गर्मी बढ़ने लगती है, और गर्मी बढ़ने से इनकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस घर। अब ग्रीन हाउस कहा जाता है। अब यही इफेक्ट पृथ्वी में भी होता है। पृथ्वी में क्या होता है कि सूर्य से परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती हैं, है ना। जब यह किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो पृथ्वी से टकराकर इनको वापस होना होता है, लेकिन पृथ्वी जो इनसे किरणें आती हैं उसका 51% पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। इस 51% को फिर से वह वायुमंडल में वापस करने को तैयार होती है, लेकिन
किन्हीं माध्यमों से यह यहाँ उपस्थित जो जलवायु होती है, यहाँ उपस्थित कुछ गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इन गैसों के माध्यम से इस जो ये प्रकाश पार्थिव विकिरण बाहर जा रहा होता है, इसको अवशोषित कर लिया जाता है, और जैसे इसको अवशोषित कर लिया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये गैसें नुकसानदेह नहीं है, ना ही मीथेन नुकसानदेह है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह है, ना ही जलवाष्प नुकसानदेह है। ये गैसें यदि सीमित मात्रा में हो, जिस मात्रा में पृथ्वी ने इनका निर्धारण किया है उसी मात्रा में हो, तो यह भारत के लिए यह पृथ्वी के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती हैं। लेकिन जब कभी इन गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, गैसों की मात्रा कैसे बढ़ती है, जैसे कि अत्यधिक उद्योगों के बढ़ने से, अत्यधिक वाहनों के चलने से। वाहन जब चलते हैं तो क्या करते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है ना, उद्योगों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं। जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाने से इनके आधार पर इन गैसों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो गैसों की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव या पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, और इसी प्रभाव को कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के टकराकर लौटने वाले सूर्य के किरणों को वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें अवशोषित कर लेती हैं, फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ही कहा जाता है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये आपसे 3 नंबर में या 5 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। ग्रीन हाउस गैसें पूछ ली जाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है ये पूछ लिया जाता है, मौसम बदलाव क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ये भी 3 नंबर में परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है जलवायु परिवर्तन को, इसी तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट को। बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसों में आती कौन कौन सी गैसें हैं। ये गैसें आपसे 2-3 बार एग्जाम में मुख्य परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो एक तो सबसे प्रमुख होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, CO2, जिसका सिग्मोल क्या होता है, CO2। एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटने वाली गैस भी कहा जाता है, उसका सिग्मोल होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होती है मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है, इसका सिग्मोल होता है CH4। और क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और जलवाष्प। ये सभी जो गैसें होती हैं वह ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसों को लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या क्या है। बात करते हैं भूमंडलीय तापन का, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये जो तापमान बढ़ रहा है वह क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे विश्व स्तर पर तापमान बढ़ जाता है। इसे ही भूमंडलीय तापन कहलाता है। जैसे कि मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही आपको बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है ना। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो पृथ्वी के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। लेकिन जब कभी ये गैसें अपनी मात्रा से ज्यादा बढ़ जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उत्सर्जन बहुत ज्यादा होने लगे, तो ये क्या करती हैं, पार्थिव विकिरण को उतना ज्यादा अवशोषित करने लगती हैं, और ज्यादा अवशोषित करने के कारण पृथ्वी का जो सामान्य तापमान होना चाहिए उस तापमान से अधिक तापमान पृथ्वी का हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग। यदि हम 1860 की तुलना में देखें तो यहां पर 0.3 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है। मतलब कब, 1960 की तुलना में अभी वर्तमान में इतना ज्यादा टेम्परेचर आपकी पृथ्वी का बढ़ चुका है। समझते हैं हम जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों की वजह से ये जलवायु परिवर्तन होता है। तो यदि दोस्तों हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसके लिए प्रमुख उत्तरदायी 2 कारक होते हैं। एक प्राकृतिक कारक उत्तरदायी होता है और एक मानवीय कारक उत्तरदायी होता है। प्राकृतिक कारक कैसे होता है, प्राकृतिक कारक में क्या क्या चीजें आती हैं और मानवीय कारक में क्या क्या चीजें आती हैं, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्राकृतिक कारक की बात करें तो सौर वितरण में भिन्नता। जो सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर वो हर जगह समान रूप से नहीं होता, क्योंकि आपको पता है, और नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। बाकी क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहां पर तापमान अधिक होता है और अन्य क्षेत्रों में तापमान
कम होता है। यदि यहाँ पर उद्योग क्षेत्र लगा दिए जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जनसंख्या का जो वितरण है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तीव्र मात्रा में बढ़ रही है और उससे ही जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा होता है सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है, सौर ज्वाला क्या होती है? तो दोस्तों, जिस तरीके से आप पानी में पत्थर मारते हैं, पानी में पत्थर मारते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी तरंगें निकलती हैं। उसी तरीके से जो सूर्य है, सूर्य में भी बहुत सारी हलचलें होती रहती हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं और इन हलचलों के कारण वहाँ भी बहुत सारी तरंगें निकलती हैं और तरंगों के निकलने से उसमें एक कलंक बन जाता है जिसे सौर कलंक कहते हैं और इससे जो ज्वाला निकलती है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब ये सौर ज्वाला हमारे पृथ्वी से आकर टकराती है तो यह उत्तरीय गोलार्ध में और दक्षिणीय गोलार्ध में अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानी जाती है, एक चमक उत्पन्न करती है। इसके कारण भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है या जलवायु परिवर्तन होता है। ज्वालामुखी उद्भेदन, जब ज्वालामुखी उत्पेदन होता है तो इससे भी बहुत सारी मात्रा में बहुत सारी गैसें पृथ्वी के अंदर से बाहर आती हैं और वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती हैं। साथ ही साथ वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन, जब कभी हम किन्हीं गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा करने लगते हैं, जैसे कि वायुमंडल में हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, वृक्षों को काटने के कारण ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो कम होता जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पेड़ अवशोषण करते थे वो भी कम होता जा रहा है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। हम धान की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, धान की खेती, पशुचारण, इन सभी से क्या होता है, मीथेन का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पाई जाती है? जैसे हम रेफ्रिजरेटर उपयोग करते हैं, शीतलक उपकरण उपयोग करते हैं तो इनसे जो गैस निकलती है उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत है उसके क्षरण के लिए भी उत्तरदायी होती है। तो ये जो गैसें हैं जिनका उत्पादन हम अधिक मात्रा में कर रहे हैं, यह पृथ्वी के जो संतुलन है, पृथ्वी में जो गैसों का संतुलन है उसे बिगाड़ देती हैं और उसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होने लगता है। महाद्वीपीय विस्थापन, जब महाद्वीपों में प्लेट खिसकती हैं, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो उससे भी बहुत सारी ज्वालामुखी, भूकंप, बहुत तबाही मचती है, उससे भी पृथ्वी के अंदर में उपस्थित गैसें बाहर निकल कर आती हैं और इससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। तो ये तो हुए प्राकृतिक कारण, ये तो हुए प्राकृतिक कारण। बात करते हैं हम मानव जनित कारण की कि मानव किस तरीके से जलवायु परिवर्तन करने में उत्तरदायी है। तो सबसे प्रमुख कारण तो होता है नगरीकरण। ये जो कंक्रीट के हम जंगल खड़े करते जा रहे हैं, इससे लोग क्या कर रहे हैं, लोग उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, लोग पेड़ों को काट रहे हैं, नई नई बस्तियां वहां पर बसा रहे हैं। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। औद्योगिकीकरण वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी मात्रा बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। हम अपने विकास के लिए पृथ्वी के विकास को नकार देते हैं, पृथ्वी का हरण करने लगते हैं, पृथ्वी पे जो वन हैं उनको हम काट कर वहाँ पर उद्योग बसा देते हैं। उन्हीं उद्योग के द्वारा क्या होता है, बहुत सारा प्रदूषण भी फैलता है, इससे वायु प्रदूषण भी होता है, नदी प्रदूषण भी होता है और इन प्रदूषण से भी जलवायु परिवर्तन होता रहता है। निर्वनीकरण, लगातार वृक्षों को काटना। वृक्षों को जब हम काटते हैं तो जो वर्षा का स्तर होना चाहिए, क्योंकि वर्षा कराने में वृक्ष बहुत ही सहायक होते हैं, तो जो वर्षा का स्तर होना चाहिए वो कम होता जा रहा है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। साथ ही साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। संसाधनों का दुरुपयोग, हम जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अपने उपयोग में लाने के लिए एक मात्रा से अधिक उसका दोहन कर रहे हैं और उसका दोहन करने से भी वायुमंडल की जो स्थिति है वह बिगड़ जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। ईंधन का ह्रास, जो प्राकृतिक ईंधन है, कोयला है, प्राकृतिक गैसें हैं, प्राकृतिक पेट्रोलियम है, इसका भी दोहन हम बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन होने में सहायता होती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड व ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सभी उत्तरदायी कारक हैं जिनके लिए मनुष्य सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इनके आधार पर भी जलवायु परिवर्तन होता है। यह कारक भी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
तो आप लोगों को समझ में आया कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो दो कारक उत्तरदायी हैं, एक प्राकृतिक कारक उत्तरदायी है और एक मानव जनित कारक उत्तरदायी है। प्राकृतिक कारक में भी मैंने बताया सौर वितरण में भिन्नता, उसके साथ सौर कलंक चक्र, ज्वालामुखी उद्भेदन, वायुमंडलीय गैसों के संयोजन में परिवर्तन हो जाए या महाद्वीपीय विस्थापन। यदि हम मानव की बात करें तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, निर्वनीकरण, संसाधनों का दुरुपयोग, साथ ही साथ ईंधनों का, जो प्राकृतिक ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं, इनका ह्रास, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक करना और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी क्या हैं? ये सभी जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं। आइए हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन होता है तो यह मानव के लिए तो हानिकारक होता ही है, साथ ही साथ प्रकृति के लिए भी बहुत अधिक नुकसानदायक होता है। इससे क्या होता है, जब जलवायु परिवर्तन होता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, तो जो पृथ्वी के ध्रुव पर बर्फ जमी हुई है वह पिघलने लगती है, और जब बर्फ पिघलती है तो वह आकर समुद्र का स्तर बढ़ाती है, और जब बर्फ समुद्र का स्तर बढ़ाएगी तो जो द्वीपीय देश होते हैं वह द्वीपीय देश क्या हो जाने, डूबने की कगार पर आने लगेंगे। उन देशों की स्थिति को स्थिति के लिए संकट जन्म ले लेगा, अर्थात वहां के लोगों का जो जीवन है वह दुश्वार हो जाएगा। तो पहला कारण क्या होता है, बर्फ पिघलने लगेगी। दूसरा होता है बर्फ पिघलने से समुद्र तल का जो स्तर है वह ऊपर उठ जाएगा। यदि हम 1993 से 2003 तक की बात करें तो 3 मिलीलीटर की गति से उठान दर्ज की गई है समुद्र में, है ना। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन हो जाएगा। आपको पता है कि महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक गर्म जल धाराएं और एक ठंडी जल धाराएं। जब कभी इस तरीके का तापमान बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा, तो उससे जो महासागरीय धाराएं हैं उनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में तीव्रता आ जाएगी, और जब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तीव्रता आएगी तो यह जनधन को बहुत अधिक मात्रा में हानि पहुंचाएंगे। जब वर्षा की आवश्यकता है तब वर्षा नहीं होगी, और जब वर्षा की आवश्यकता नहीं होगी तब घनघोर वर्षा होगी। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में परिवर्तन हो जाएगा। जो ITCZ होता है वह निम्न दाब का क्षेत्र होता है, वह व्यापारिक पवनों के मिलन का क्षेत्र होता है, और जब कभी जलवायु परिवर्तन होगा तो इसकी स्थिति भी बिगड़ जाएगी। और जो ITCZ है वो मानसून लाने में बहुत सहायक होता है, और जब इसकी स्थिति बिगड़ जाएगी तो मानसून भी सही मात्रा से नहीं आएगा। वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन हो जाएगा। वर्षा के प्रारूप से मतलब मानसूनी वर्षा या फिर चक्रवाती वर्षा, जब जिसका होना ज़्यादा जरूरी है, जिसके आधार पर फसलों का उत्पादन होना बहुत लाभदायक होता है, या फसलों के लिए वो वर्षा बहुत लाभदायक होती है, वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मानसूनी वर्षा की जब आवश्यकता होगी तब नहीं होगी, चक्रवाती वर्षा की जब आवश्यकता नहीं होगी तब एक घनघोर वर्षा होगी। क्लियर है। अभी वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि जब किसान बोने के लिए जाता है तो इतना ज़्यादा पानी गिरता है कि फसलें तभी सड़ जाती हैं, और मान लो बच भी गई तो जब फसलें काटने की स्थिति आती है तो उस वक्त वर्षा होती है, और उस वर्षा से वो फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो वर्षा में परिवर्तन है, वर्षा के प्रारूप में जो परिवर्तन है, वह पूरे विश्व में या तो कहीं पर सूखे की स्थिति को जन्म दिला देता है तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति को जन्म दे देता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी यही है। यदि वर्षा अधिक होगी तो आर्द्रता बढ़ जाएगी, लेकिन जहाँ जहाँ पर सूखे की मात्रा बढ़ जाएगी या जहाँ जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ जाएगा तो मिट्टी में आर्द्रता की कमी हो जाएगी, और मिट्टी में जब आर्द्रता की कमी हो जाएगी तो फसल उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इसी से कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और यदि कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो इससे मानव के स्वास्थ्य और मानव जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जंगलों पर नकारात्मक प्रभाव, जंगलों में जब तापमान बढ़ेगा, वृक्ष कटेंगे तो जंगलों के पत्ते क्या होने लगेंगे, सूखने लगेंगे। जंगलों में आग लगने जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अभी आप हाल ही में घटनाएं सुनते ही रहते हैं कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया था, कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी। अभी जो है उत्तर अमेरिका के जंगलों में आग लगी हुई है, तो यूरोप में बहुत सारे जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये जो जंगलों में आग लगने की घटना है, यह ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम ही हैं।
ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जलवायु परिवर्तन का ही मुख्य कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग से भी ये घटनाएं होती हैं और जलवायु परिवर्तन से भी ये घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, यदि प्रश्न में आपसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, तो आप उनमें भी ये चीज़ें लिख सकते हैं, और यदि पूछा जाए जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसमें भी आप यही चीज़ें लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और भारत की स्थिति। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति अभी वर्तमान में बनी हुई है, उसे देखते हुए भारत ने अपना जो रुख है वह पहले से ही स्पष्ट कर दिया था, है ना। राजनीतिक वार्ताओं में जलवायु परिवर्तन मुख्य विवादित मुद्दा अभी से नहीं, प्रारंभ से ही रहा है, और इस मुद्दे पर भारत की स्थिति पर विस्तार से बातचीत करने की जरूरत थी। भारत ने एक बात याद दिलाई जानी चाहिए कि भारत ने पूरे अधिकार के साथ इस मुद्दे पर 2009 में अपनी स्थिति साफ कर दी थी, और अपनी स्थिति साफ करते हुए उसने कुछ बातें स्पष्ट की थी कि ये चीज़ें होना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी कौन कौन सी बातें स्पष्ट करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत रखना चाहिए। जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन में साझा जिम्मेदारी तो रखें, लेकिन ध्यान रखना साझा तो हो लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी हो। जैसे कि कार्बन डेटिंग की बात की गई थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कार्बन डेटिंग अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों में कमी करनी चाहिए, हर देश को अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर का 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला इस तरीके से इसको कम करो कि जो टेम्परेचर है वह 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अनुकूलन की स्थिति की बात की। उन्होंने कहा कि जिन देशों के पास वित्त की कमी है उन देशों को वित्त उपलब्ध कराया जाए। तकनीकी हस्तांतरण की बात की, वित्तीय व्यवस्था की बात की, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात की। बोला गया कि जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी की कमी है और जिन देशों के पास प्रौद्योगिकी बहुत अधिक है, वह देश जिनके पास अधिक है, वह जिनके पास अभाव हो, उनको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करें, उनको वित्त उपलब्ध कराएं, तभी तो वह नवीन तकनीक का उपयोग करेंगे जिसके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। उन्होंने बोला कि प्रति व्यक्ति बनाम कुल कार्बन उत्सर्जन होना चाहिए। उन्होंने कहा देश के आधार पर कार्बन उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। भारत ने कहा कि प्रति व्यक्ति के आधार पर इसकी गणना की जानी चाहिए, क्योंकि जो भारत देश है वह क्षेत्रफल में तो कम स्थान रखता है लेकिन जनसंख्या में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। तो यदि आप देश के हिसाब से कार्बन उत्सर्जन बांट देंगे तो हम तो पिछड़ ही जाएंगे। इसलिए प्रति व्यक्ति के आधार पर कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें अमेरिका ने और जो भी विकसित देश हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध जताया है, और अभी भी यह विवाद का मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन को रोकने संबंधी भारत ने क्या क्या प्रयास किए हैं? तो भारत इस देश में बहुत ही जागरूक रहा है, बहुत पहले से ही प्रयास कर रहा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने 8 जून 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का गठन किया, और इस कार्य योजना के अंतर्गत उसने 8 मिशन को पूरा करने की अवधि 2017 रखी थी। और उस 8 मिशन में कौन कौन से रखे थे? तो उसने बोला है, भारत ने इस 8 मिशन में पहला मिशन है राष्ट्रीय सौर मिशन। सौर मिशन के अंतर्गत भारत कहता है कि जो ऊर्जा है उसमें हम नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों को स्वीकार करेंगे। हम जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं उन पर निर्भरता को कम करते हुए जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है, जो अक्षय ऊर्जा संसाधन हैं, उन पर अपनी निर्भरता बढ़ाएंगे। और उस निर्भरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सौर मिशन को रखा। राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत फोटोवोल्टेक प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रति वर्ष 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत उन्होंने जल उपयोग की कार्यकुशलता को बढ़ाते हुए 20% वृद्धि करने की बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं उसी तरीके से जल से उत्पन्न ऊर्जा का हमें उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, इसके अंतर्गत भारत के कुल भू क्षेत्र पर 23% के स्थान पर 33% वन आच्छादित करने की बात कही गई कि जो भारत में अभी 23% क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं उनको बढ़ाकर हमें 33% तक करना चाहिए। राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा कार्यकुशलता मिशन, इसके अंतर्गत 2012 तक 1000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों से कहा गया है
कि ऊर्जा का उतना ही उत्पादन किया जाए जितना की आवश्यकता है, अर्थात परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे बचाना भी है, साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय सतत निवास क्षेत्र मिशन, राष्ट्रीय सतत निवास क्षेत्र मिशन के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का निर्माण किया गया है, अर्थात इस तरीके के भवन का निर्माण करना जिसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत कम लगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन अर्थात इस प्रकार की कृषि को अपनाना जो कि भविष्य की पीढ़ी को भी फायदा पहुंचा सके। साथ ही साथ राष्ट्रीय हिमालय परितंत्र संरक्षण मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीति ज्ञान मिशन, इन सभी को समाहित किया गया है। इनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एक अहम भूमिका भारत ने निभाई है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु किए गए प्रयास कौन कौन से हैं। तो यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन जो UNFCCC है उसका सम्मेलन हुआ है, कानकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में, डरबन सम्मेलन ये कॉप सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 17वां था 2011 में हुआ था, दोहा सम्मेलन कॉप 18 जो है वो 2012 में हुआ था, वारसाड सम्मेलन जो है वारसा सम्मेलन कॉप 19 है 2013 में हुआ था, लीना सम्मेलन कॉप 20 है 2014 में हुआ था, पेरिस सम्मेलन कॉप 21 2015 में हुआ था, मराकेश सम्मेलन कॉप 22 2016 में हुआ था और कौन सम्मेलन कॉप 23 2017 में हुआ था। तो ये जो सम्मेलन है वह प्रमुख सम्मेलन हैं जो जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु वैश्विक स्तर पर किए गए हैं। यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आप जलवायु परिवर्तन पर्यावरण वाला टॉपिक थर्ड पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं सम्मेलनों को डिटेल में पढ़ना है कि कौन से सम्मेलन में क्या बात कही गई थी और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो डबल चीज़ें पढ़ाना उचित भी नहीं है, तो इसीलिए हम ये क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस में फर्स्ट पेपर के सिलेबस में नहीं है, रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए फर्स्ट पेपर के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। इनकी डिटेल्स यदि आपको पढ़ना है तो वो आपको थर्ड पेपर में मिलेगी पर्यावरण वाले टॉपिक में। मुख्य सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये सम्मेलन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, 3 नंबर में भी आ जाते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ था। नुसा दुआ सम्मेलन 2007 में हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था। रियो 20 सम्मेलन 2012 में हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, ये आपको याद रख लेना है। मैंने एक बार अभी बताया, फिर से बता देता हूँ। ये जो सम्मेलन है इनकी डिटेल्स आप थर्ड पेपर में पर्यावरण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वहाँ समाहित है। यहाँ तो आपको सिर्फ जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको सिर्फ ये इसका अध्ययन करना था। एक शब्द आता है कार्बन फुटप्रिंट, ये भी पर्यावरण वाला टॉपिक है लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कोई भी संस्था, कोई भी देश कितने ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है वह क्या कहलाता है? कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। इसका तात्पर्य एक संस्था या व्यक्ति या उत्पादक द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से है कि आप कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, वह कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। इसका आकलन हरित गृह गैस उत्सर्जन द्वारा किया जाता है, क्योंकि कार्बन का उत्सर्जन कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही होगा। मतलब जब आप प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा दोहन करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, अर्थात उससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। तो जो हरित गृह गैसें हैं उनका उत्सर्जन कितनी मात्रा में हो रहा है, इस आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं कार्बन का उत्सर्जन। इकोलॉजी फुटप्रिंट का ही यह एक अंश होता है और कुछ भी होते हुए भी कार्बन फुटप्रिंट जीवन चक्र का एक हिस्सा बन चुका है। अर्थात इसमें निर्धारित कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा, कोई संस्था कितना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। एक बात आती है हरित भवन या ग्रीन बिल्डिंग। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, तो उसके शब्द से ही ज्ञात होता है ग्रीन बिल्डिंग क्या है। मैं आपको बता देता हूं, ऐसा भवन जो पर्यावरण के लिए हितैषी हो। पर्यावरण के लिए हितैषी से मतलब क्या होता है? अर्थात उसमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़ती हो, है ना,
जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन ज़्यादा ना होता हो, या फिर जो जल है, जो प्राकृतिक जल है उसका संरक्षण वो सही तरीके से करता हो, ऐसा जो भी भवन होता है उसे हरित भवन या ग्रीन बिल्डिंग कहा जाता है। अर्थात ऐसा भवन जो पर्यावरण हितैषी होता है ग्रीन बिल्डिंग कहलाता है। ऐसे भवन जो कम जल उपयोग, ऊर्जा का अनुकूल एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं तथा कम कचरा उत्पादन करते रहते हैं, ऐसे जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे भवन ग्रीन बिल्डिंग कहलाते हैं। एक आता है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी मतलब आपकी जो इकोनॉमी होती है, आपकी जो अर्थशास्त्र होती है, अर्थव्यवस्था होती है, वह इस तरीके से संचालित हो, अर्थात आपके जो संसाधन हैं वह उनकी जब आप गणना करते हैं और यदि उसमें आप पर्यावरण हितैषी हैं, अर्थात पर्यावरण का नुकसान नहीं करते हैं, तो वह इकोनॉमी क्या कहलाती है? ग्रीन इकोनॉमी। एक ऐसी निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था जिसमें समृद्ध संसाधन सहायता एवं सामाजिक रूप से समावेशी हो, अर्थात कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में हो, पर्यावरण का नुकसान बहुत कम मात्रा में हो, ऐसी इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी कहलाती है। एक शब्द आता है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? तो एक थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति होती है, थैलोफाइट होती है, जो कि कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कवक और शैवाल से मिलकर बनी होती है। और यह वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण संकेतक है। मतलब जहाँ पर भी वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर लाइकेन और जो मांस होती है वह जन्म नहीं लेती है, अर्थात यह वायु प्रदूषण का संकेतक है। यह आपको बता देता है कि वायु प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कुछ टॉपिक थे, सब टॉपिक थे जो कि जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव के साथ आपको पढ़ने थे। मैंने यहाँ पे कवर करवाने का प्रयास किया है आपको। इसके साथ ही ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, जो कि विश्व भूगोल के अंतर्गत आपको जो भी टॉपिक समाहित किए गए थे, वो टॉपिक के साथ ये यूनिट समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली यूनिट के साथ, जिसमें हम दूसरी यूनिट को प्रारंभ करेंगे और दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। भारत के भूगोल में भारत का जो प्राकृतिक भूगोल है, भारत का जो आर्थिक भूगोल है, तो जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में समाहित की गई हैं उनको लेकर हम एक एक टॉपिक को बिंदुवार तरीके से तैयार करेंगे और कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।